नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक भाटिया एक नए वीडियो के साथ आप सबके समक्ष। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिरमौर रियासत के बागथन के चनहालग गांव में। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जैक्ट गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो ये है त्रिगर्त। वर्तमान में इसे कांगड़ा भी कहा जाता है। त्रिगर्त का अर्थ होता है, त्रि से मतलब होता है तीन, और गर्त का अर्थ होता है जलाशय या नदियाँ। तो ये तीन नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र था। जो नदियाँ थी रावी, ब्यास और सतलुज। नदियों वाले वीडियो में मैंने आपको नदियों के बारे में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों ने संभवतः 12 साल का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? तो जब वो 12 वर्ष के वनवास के लिए आए थे, आजकल महाभारत भी लगा हुआ है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका लिंक हो सकता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने 12 वर्ष का वनवास महासू के आसपास गुजारा था। दंत कथाओं के अनुसार किन्नरों का पहला राजा, यहाँ पर जो किन्नर है किन्नौर वासियों को कहा गया है, एक किन्नर थर्ड जेंडर को कहा जाता है, उसके साथ इसको आप लिंक ना करें। किन्नरों का पहला राजा कौन था जो श्री कृष्ण का पुत्र था अर्थात पोता था? तो ये थे प्रद्युमन। प्रद्युमन जो थे वो किन्नरों के प्रथम राजा थे, और जो वर्तमान में वीरभद्र जी हैं वो इन्हीं के वंशज माने जाते हैं, इसलिए उन्हें राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की लड़ाई में सुशर्मा चंद्र ने किसका साथ दिया था? फिर से महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन लिंक कर सकते हैं आप। तो उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अभी जो महाभारत है वो होने को है, तो जब उसमें आप टीवी में देखेंगे तो आपको वो दिख जाएगा कि त्रिगर्त के राजा सुशर्मा चंद्र ने कौरवों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को कलिंदी के नाम से जाना जाता है? तो ये है यमुना। इसके बारे में डिटेल में ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है सारे, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब हिस्ट्री का नया वीडियो बनाएं, तो उसमें ये आपको डिटेल में क्लियर कर दिए जाएंगे कि यमुना को कलिंदी क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कुलिंद का एक अर्थ होता है, जो एक हमारा ट्री होता है भेड़ा, तो जहाँ से यमुना निकलती है वहाँ पर ये इस तरह के वृक्ष, जो भेड़ा के वृक्ष है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात कुलिंद वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को कलिंदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्षों तक सांबर तथा दिवोदास के मध्य युद्ध में दिवोदास ने कहाँ सांबर का वध किया था? ये आर्यों तथा अनार्यों की हिमालय क्षेत्रों में पहली लड़ाई मानी जाती है, और ये 40 वर्षों तक ये लड़ाई चली थी। लगातार नहीं चली होगी, बीच बीच में छिटपुट युद्ध होते रहे होंगे, या एक तरह से शीत युद्ध होता रहा होगा। तो इस लड़ाई में उद्ब्रज नामक स्थान में दिवोदास ने सांबर का वध किया था। दिवोदास जो थे वो आर्यों की तरफ थे, और जो सांबर थे ये अनार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को गाब्दिका के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है चंबा। गुलेर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी? हरिचंद। जब आपको हिमाचल के इतिहास का वीडियो बनाया जाएगा तो आपको डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा, और आपको कहानी की तरह ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्तमान हिमाचल में से है। जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसमें यहाँ के उपराज्यपाल कौन थे? श्री बजरंग बहादुर जी। कब बना था हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1957 में जब टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका अध्यक्ष चुना गया था मंडी के ठाकुर करम सिंह जी को। इनको टेरिटोरियल काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया था। और जब 1963 में केंद्र शासित प्रदेश में, हिमाचल के केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा बनाई गई थी, दूसरी बार विधानसभा बनाई गई थी, तो इन्हें डॉक्टर यशवंत सिंह का परमार जी के साथ मंत्री पद दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये पिछले कल ही हमने वीडियो में डिस्कस किया था, श्री एस चक्रवर्ती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 24 मार्च 1952 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्नौर के श्री श्याम शरण नेगी जी। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनने के बाद क्या क्या होता है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनता है। श्री एस चक्रवर्ती राज्यपाल बनते हैं, और डॉक्टर वाई एस परमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसके उपरांत क्या होता है, 1967 में इलेक्शन हुए थे, और उसके 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होने थे, तो दोबारा इलेक्शन होने थे 1972 में।
परंतु उससे पहले क्या होता है, 1971 में जनसंख्या की गणना की जाती है और जो विधानसभा सीट थी उनका पुनर्सीमांकन होता है। तो जो सीट थी हमारे पास 60 + 3 थी, 60 जिसमें थे चयनित थे और 3 नॉमिनेटेड थे। तो अब वो सीटों की संख्या बढ़कर 68 हो गई, जो वर्तमान में भी 68 ही है। तो 1972 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें फिर से डॉक्टर वाई.एस. परमार विजय रहे, क्योंकि उस समय को इंदिरा लहर के नाम से जाना जाता था। केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की लहर थी और हिमाचल में भी कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। जैसे वर्तमान में मोदी लहर के नाम से जाना जाता है, उस समय इंदिरा लहर के नाम से वो इलेक्शन जाना गया था। उसके उपरांत क्या हुआ, अप्रैल 1977 में यशवंत सिंह परमार जी का त्यागपत्र, इन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि उस दौरान आपने सुना होगा कि 1975 से 1977 तक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिसके कारण उनकी कड़ी निंदा की गई थी और पूरे भारत में उनका विरोध किया जा रहा था। परिणाम स्वरूप तंग आकर श्री यशवंत सिंह परमार जी ने हिमाचल प्रदेश में त्यागपत्र दे दिया था। कब दिया था, अप्रैल 1977 में। हालांकि उस समय उनके 5 साल भी कंप्लीट होने वाले थे तथा उनके त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के ही ठाकुर रामलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अप्रैल 1977 में यशवंत सिंह जी ने प्रमाण दिया, ठाकुर रामलाल मुख्यमंत्री बने और मई जून में इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए दोबारा से। तो कांग्रेस को करारी हार मिली, उनको मात्र 68 में से मात्र 9 सीट्स मिली और श्री शांता कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। परंतु श्री शांता कुमार जी के नेतृत्व में जो उस समय गैर कांग्रेसी सरकार थी वो अधिक समय नहीं चल सकी, मात्र 30 महीने अर्थात 2.5 साल में ही ये सरकार गिर गई और जो दोबारा से कांग्रेस सरकार बन गई तथा उस समय फिर से मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया, ठाकुर रामलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर क्या होता है, ये तो था अभी तक जो राजनीतिक था। इसके बाद हम राजनीति की डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब एक राज्य बनता है तो हिमाचल प्रदेश को क्या क्या मिलता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ये होती है 1971 में। अभी तक जो था ये दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच हिमाचल प्रदेश में कार्यरत थी, वही हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय का काम कर रही थी। परंतु अब हिमाचल प्रदेश स्वतंत्र राज्य बन चुका था तो इसका एक अपना उच्च न्यायालय बन गया था और इसके उस समय कितने सदस्य थे, मात्र 3 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ये थे हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के। अब देखते हैं वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 13 जो हैं वहाँ पे जस्टिस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, लिंगप्पा नारायण स्वामी, ये 25वें जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, जब हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का गठन हुआ तब 3 सदस्य थे, वर्तमान में इनकी संख्या 13 है। उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो थे एम हिदायतुल्लाह बेग, मिर्जा हमीदुल्ला बेग और वर्तमान में लिंगप्पा नारायण स्वामी जी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अर्थात ट्रिब्यूनल कोर्ट, ये हुई थी 1 सितंबर 1986 को। जो अधिनियम पारित किया था वो 1985 को किया गया था और जो स्थापना की गई थी वो 1 सितंबर 1986 को की गई थी। प्रथम अध्यक्ष इसके ठाकुर हीरा सिंह। इसके वर्तमान में मैंने इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि ये बीच बीच में इसको ख़त्म कर दिया गया था ट्रिब्यूनल कोर्ट को। जैसे ये एक तरह से राजनीति का शिकार होता रहा है कि इसकी स्थापना कांग्रेस सरकार ने की थी, तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो इसको ख़त्म कर देती है, जब फिर से कांग्रेस आती है तो इसको शुरू कर देती है। अब वर्तमान में फिर से इसको ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि ये हमारे लिए शर्मनाक है कि ये सब चीज़ें भी राजनीति का शिकार हो रही हैं। हालांकि इससे कर्मचारियों को बहुत अधिक लाभ होता था। ट्रिब्यूनल कोर्ट का अर्थ होता है कि ऐसा कोर्ट जिसमें कर्मचारियों के संबंधित मामले दाखिल होते हैं और उनका वहाँ पर ही न्याय कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में इससे मामलों जो हमारे केसेस हैं वो काफ़ी कम आते हैं, जिससे हाई कोर्ट में आम आदमी को न्याय मिल जाता है। और इसकी जो अपीलेट होती है हाई कोर्ट में होती है, इसकी अपील जो 90 दिन के भीतर करनी पड़ती है। परंतु वर्तमान में ये ट्रिब्यूनल कोर्ट ख़त्म कर दिया गया है तो इसके बारे में अधिक डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त अर्थात लोकपाल, इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में हुई 17 अगस्त 1983 को 1983 को हिमाचल प्रदेश में लोकपाल की स्थापना हुई थी। लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी और पहले जो लोकायुक्त थे वो कौन थे? श्री TBR टाटाचारी। TBR टाटाचारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत से एग्जाम्स में आया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? श्री TBR टाटाचारी। और कब स्थापना की गई थी? 1983 में। वर्तमान में ये सीट वेकेंट चली है। ये हालांकि ये जब वीरभद्र सरकार थी उस समय से ही खाली चली थी। जब जयराम सरकार आई, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम जल्दी से ही लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, परंतु अभी तक वो भी नियुक्ति नहीं की गई है। ये सब राजनीति की बातें हैं। खैर, आप अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसको बोलते हैं हम HPPSC। बहुत से जो क्लास 1 और क्लास 2 के एग्जाम्स है यही कंडक्ट करता है। क्लास 3 के अलाइड सर्विसेज के एग्जाम भी यही करता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना भी कब की गई थी? जैसे ही 1971 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बनता है तो उसकी स्थापना भी कर दी जाती है 8 अप्रैल 1971 को। प्रथम अध्यक्ष थे इसके लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, मेजर जनरल DVS राणा। और उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड HPSSB हमीरपुर, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है HPSSC। ये पिछली गवर्नमेंट के समय में ही चेंज कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत से एग्जाम्स अब ये बॉडी कंडक्ट कराती है। इसका जो कार्यालय है वो हमीरपुर में है। इसकी स्थापना की गई थी 1998। ये उस समय प्रोफेसर श्री प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में इनकी स्थापना की गई थी। उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष थे सुरेंद्र मोहन कटवाल जी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री जोगराज ठाकुर जी। तो इसी के साथ हमारा वर्तमान हिमाचल खत्म होता है। अब हम कल से कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कहानी के माध्यम से ही पूरी जानकारी याद रहेगी, और कहानी के माध्यम से ही आपको बहुत सा डाटा बता दिया जाएगा जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, और जितना ज़्यादा हो सकता है मेरे चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।